ओके भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की सेट 2, जिससे आपको फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आसानी हो। सेट 1 है मॉडल क्वेश्चन, इंटरमीडिएट का है अर्थशास्त्र। यहाँ सामान्य निर्देश दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। चलिए पहले नंबर सवाल से शुरू करते हैं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन ए औसत लागत, ऑप्शन बी लेखांकन लागत, ऑप्शन सी हस्तांतरण लागत, ऑप्शन डी मौद्रिक लागत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखांकन लागत। बी नंबर सवाल है, दूसरा नंबर, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? मांग को कौन सा प्रभाव करता है? ऑप्शन ए उत्पादन की तकनीक, ऑप्शन बी साधन की कीमत, ऑप्शन सी उपभोक्ता की आय, ऑप्शन डी उत्पादन की लागत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधन की कीमत। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, उपयोगिता की माप की इकाई है। उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी यूटिल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूटिल्स उपयोगिता की इकाई है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं, बजट की ढाल होती है। बजट की ढाल कैसी होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होती है। पांचवा नंबर सवाल है, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु, ऑप्शन बी विलासिता वस्तु, ऑप्शन सी जीवन रक्षक वस्तु, ऑप्शन डी गिफिन वस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलासिता वस्तु, लग्जरी गुड्स। छठा नंबर सवाल है, किसी वस्तु की उत्पादन में मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कुल लागत, ऑप्शन बी औसत लागत, ऑप्शन सी सीमांत लागत, ऑप्शन डी अवसर लागत। तो छठा का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत लागत। सातवां नंबर सवाल है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम क्या है? ऑप्शन ए उपयोगिता फलन, ऑप्शन बी साधन का प्रतिफल, ऑप्शन सी पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन डी लागत फलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैमाने का प्रतिफल। आठवां नंबर सवाल देखते हैं, एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसकी कुल संप्राप्यता क्या होगी? तो उसकी कुल संप्राप्यता क्या होगी? ऑप्शन ए 15 रुपये, ऑप्शन बी 5 रुपये, ऑप्शन सी 50 रुपये, ऑप्शन डी 2 रुपये। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 रुपये। नौवां नंबर सवाल है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुल कितने उद्योग होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 10 से कम, ऑप्शन डी बहुत अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से कम, क्योंकि 10 से कम रहेगा तभी ना उद्योगों में कंपटीशन बढ़ जाता है। 10वां नंबर सवाल है, एक अधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। एक अधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग कैसी होती है? ऑप्शन ए पूर्णतया लोचदार, ऑप्शन बी लोचदार, ऑप्शन सी बेलोचदार, ऑप्शन डी पूर्णतया बेलोचदार। तो 10वां नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतया लोचदार। 11वां नंबर सवाल है, इल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी यूटिल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन का वक्र उल्टा यू आकार का होता है? इसका वक्र ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी है औसत लागत, ऑप्शन सी है सीमांत लागत, ऑप्शन डी है सीमांत उत्पाद। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता। 13 नंबर सवाल है, कोब डगलस उत्पादन फलन Q = A बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। पैमाने के प्रतिफल की माप क्या है? ऑप्शन ए अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन बी अल्फा माइनस बीटा, ऑप्शन सी अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन डी अल्फा बाई बीटा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा प्लस बीटा। 14 नंबर सवाल देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग का वक्र Q = 10 - 5 भी है, तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 2।
तो 14 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं। क्योंकि Q बराबर दिया हुआ था यहाँ पर 10 माइनस 5 P और P 10 माइनस 5 गुना P का वैल्यू दिया हुआ है 2 रुपये, तो 10 माइनस 5 गुना 10 बराबर 0 हमें प्राप्त होगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं। एक अधिकारी में वस्तु की कीमत और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है? वस्तु की कीमत को हम लोगों ने P से डिनोट किया है और सीमांत लागत को MC से। तो ऑप्शन ए है P बराबर MC, ऑप्शन बी है P माइनस MC बराबर 0, ऑप्शन सी है P ग्रेटर देन MC, D लेस देन MC। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए P बराबर MC। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 16 नंबर सवाल है। ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। किसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एडम स्मिथ ने कहा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एडम स्मिथ ने कहा है। 17 नंबर सवाल देखते हैं। उपयोगिता को किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूटिल, यूटिल में मापा जाता है। 18 नंबर सवाल है। किसी वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की आय में क्या संबंध होता है? किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में क्या संबंध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सकारात्मक, सकारात्मक होता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ने से वो वस्तु की मांग भी बढ़ जाता है और उपभोक्ता की आय घटने से वस्तु की मांग भी घट जाती है। 19 नंबर सवाल है। जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है तो इससे पैमाने का क्या कहा जाता है? तो पैमाने का अस्थिर प्रतिफल कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, अस्थिर यहाँ पर भराएगा, अस्थिर प्रतिफल कहा जाता है। 20वां नंबर सवाल है। दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया को क्या कहलाती है? तो विक्रय रणनीति कहलाती है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? विक्रय रणनीति। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 21 नंबर सवाल है। अर्थव्यवस्था की किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। अर्थव्यवस्था की किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या हम लोग को करना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं कि केंद्रीय समस्या इस प्रकार है। एक लिखना था, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। यदि एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाए तो वह अर्थव्यवस्था में दूसरी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कम हो सकता है, तथा विपरीत एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीनों का, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करे या सैन्य सेवाओं के गठन पर। उपभोक्ता वस्तुएं एवं पंजीकृत वस्तुएं निर्यात सिद्धांत यह है कि ऐसे संयोजन का उत्पादन करें जिससे कुल संपात उपयोगिता अधिकतम हो। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं। मांग से आप क्या समझते हैं? तो मांग के बारे में बताना है, तो चलिए इसका नाम भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। प्रोफेसर JS मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। वस्तु की उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता। जो वस्तु अधिक उपयोगी होती है उसकी मांग अधिक होगी तथा कम उपयोगिता वाली वस्तु की मांग कम होगी। तो इसका आंसर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है। पूर्ति क्या है? पूर्ति के नियम को लिखिए। पूर्ति क्या है और इसके नियम को हम लोग को लिखना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। के अनुसार पूर्ति का आशय वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे प्रति इकाई के मूल्य पर किसी निश्चित समय पर बेचने के लिए विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इनको समझाइए। पूर्ति का नियम यह व्यक्त करता है कि अन्य बातें समान रहने पर
वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तथा वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की पूर्ति घट जाती है। इस प्रकार पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति में प्रत्यक्ष एवं धनात्मक संबंध होता है। जैसे किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह पूर्ति भी बढ़ा देता है। अगला नंबर सवाल देखते हैं। 24 है, उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए। उत्पादन फलन की परिभाषा लिखना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को हम लोग उत्पादन का फलन कहते हैं। उत्पादन फलन हमें यह बतलाता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए उत्पादनों का प्रयोग करके हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। अतः यह फलन एवं श्रम, मशीनों, साधनों एवं कुल उत्पादन के बीच संबंध बताता है। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं। एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है? तो बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है? तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। संतुलन की स्थिति में होता है जब बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होता है। बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। जब किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति में समानता स्थापित हो जाती है तो अर्थात अधि मांग एवं अति पूर्ति शून्य हो जाती है तो अवस्था बाजार की संतुलन कहलाती है। तो चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल देखते हैं कि किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। तटस्थता वक्र भी कहते हैं किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्ति होती है। उदासीन वक्र उसे कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलती है, उसे उदासीन वक्र कहते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के संबंध को रेखा चित्र से समझाइए। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को संबंध से रेखा चित्र से समझाना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। उत्पादन को इस तरफ सीमांत लागत और औसत लागत दोनों है। यहाँ पर जब भी औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत उससे पहले ही बढ़ जाता है, निम्न बिंदु यहाँ पर होती है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। औसत लागत का वक्र बढ़ने लगता है तब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से ऊपर रहता है। बढ़ रहा है तो सीमांत लागत का वक्र इससे ऊपर ही है। इधर औसत लागत में वृद्धि दर की तुलना में ज़्यादा होती है। औसत लागत उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कुल लागत वक्र की प्रवृत्ति को बताता है, वहीं सीमांत लागत उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर कुल लागत वक्र के ढाल को बतलाता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं को लिखिए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार को विशेषताओं को लिखना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। तब बाजार है जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। वस्तु की मांग को जो प्रभावित करता है उन कारकों की व्याख्या करना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। कि मांग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत होती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी परिवर्तित हो जाती है। प्रायः वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। किसी वस्तु की अगर मान लीजिए कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग घट जाती है और कीमत घट जाने पर मांग बढ़ जाती है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 7वां में ही सवाल है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम को लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको इसका आंसर नहीं देना था, पर चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। अनुपात के नियम को असमान अनुपातीय प्रतिफल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह बताता है कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत प्रतिफल विभिन्न अवस्थाओं में समान दर से
नहीं बदलता। तालिका से स्पष्ट है कि 20 एकड़ की निश्चित भूमि पर एक श्रमिक जुटाने से 15 इकाइयों की बराबर उत्पादन होता है। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल है, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध की व्याख्या कीजिए। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध की व्याख्या करना है, तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। सीमांत लागत और औसत परिवर्तनीय लागत के बीच है। जब सीमांत लागत और औसत परिवर्तनीय लागत से कम है तो औसत परिवर्तनीय लागत कम हो रही है। जब सीमांत लागत और औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होती है तो औसत परिवर्तनीय लागत बढ़ रही है। कुछ मामलों में इसका मतलब यह भी है कि औसत परिवर्तनीय लागत यू आकार पर ले जाती है। हालांकि इसकी गारंटी नहीं है कि, क्योंकि ना तो औसत परिवर्तनीय लागत और ना ही सीमांत लागत में एक निश्चित घटक होता है। तो चलिए इसका भी हम लोग वर्ण चित्र देख लेते हैं। औसत परिवर्तनीय लागत के बीच में संबंध को हम लोग को यहाँ डायग्राम से दिखाया गया है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि सीमांत लागत और एवरेज कॉस्ट मतलब कि AC बराबर औसत लागत। तो जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है ABC से तब ABC डिक्रीज मतलब कि घटता है। यहाँ देखिए इस तरह घट रहा है। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाता है तो ABC भी बढ़ने लगता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। महान मंदी किस वर्ष हुई थी? तो विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1945। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय आय में किसकी गणना सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है मजदूरी, ऑप्शन बी है लाभ, ऑप्शन सी है हस्तांतरण भुगतान, ऑप्शन डी है लगान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हस्तांतरण भुगतान। 33 नंबर सवाल है, सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? मतलब तरल यहाँ मतलब है कि जिसको जरूरत पड़ने पर कहीं भी ले आया सकता है। ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी बैंक में सावधि जमा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या नहीं है? व्यावसायिक बैंक मतलब जहाँ हम लोग रोज पैसा जमा और निकालने जाते हैं उसे व्यावसायिक बैंक कहते हैं। ऑप्शन ए जमा स्वीकार करना, वो तो करती है। साख का निर्माण मतलब कि किसी को लोन में पैसा देती है। ऑप्शन सी एजेंट का कार्य भी करती है। ऑप्शन डी मुद्रा का निर्गमन, वो पैसा नहीं छापती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रा का निर्गमन व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। 35 नंबर सवाल है, MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी 1 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 के बराबर होती है। MPC प्लस MPS बराबर 1। 36 नंबर सवाल है, यदि MPS का मान 0.2 हो तो गुणांक का मान क्या होगा? गुणांक का मान क्या होगा? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत हैं। तो सरकार की पूंजीगत आय का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए ऋण का वसूली, ऑप्शन बी विनिवेश से प्राप्त आय, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी ऋण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर से। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब होती है? भारत मतलब कि भारत सरकार बजट अपना कब पेश करती है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, ऑप्शन सी 1 मई से 30 अप्रैल तक, ऑप्शन डी 1 मार्च से 28 फरवरी तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 39 नंबर सवाल है, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए आयात प्लस निर्यात, ऑप्शन बी आयात माइनस निर्यात, ऑप्शन सी निर्यात माइनस आयात, ऑप्शन डी निर्यात इंटू आयात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्यात में आयात को घटा देते हैं तो व्यापार संतुलन को ज्ञात हो जाता है। 40 नंबर सवाल को देखते हैं, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता? चालू खाता में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए वस्तु का आयात, ऑप्शन बी विदेशी निवेश से आय, ऑप्शन सी वस्तु का निर्यात, ऑप्शन डी विदेशी ऋण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशी ऋण। 41 नंबर सवाल है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी JMS केन्स, ऑप्शन डी JB से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी JM केन्स ने लिखा है।
42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना विधि नहीं है? ऑप्शन ए उत्पाद विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी प्रतिशत विधि, ऑप्शन डी व्यय विधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का सी, प्रतिशत विधि। 43 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मूल्य का मापन, ऑप्शन बी विनिमय का साधन, ऑप्शन सी स्थगित भुगतान का साधन, ऑप्शन डी कीमत स्थिरता। तो 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीमत स्थिरता। 44 नंबर सवाल है, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? तो भारत में मुद्रा को कौन छापता है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। राजकोषीय नीति के अंग होते हैं, राजकोषीय नीति के अंग कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कर नीति, ऑप्शन बी बैंक दर नीति, ऑप्शन सी खुली बाजार नीति, ऑप्शन डी आरक्षित अनुपात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर नीति। अगला नंबर सवाल देखते हैं, 46 है, अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्रक किससे संबंधित निर्णय रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजारों में वस्तुओं एवं सेवाओं का बीच में संबंध निर्णय रखता है। 47 नंबर सवाल है, वे वस्तुएं जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? तो अंतिम उत्पाद कहलाती है। अगला नंबर सवाल है, निवल निर्यात घरेलू आय का फलन क्या होता है? निवल निर्यात घरेलू आय का फलन का हुआ फलन है। 49 नंबर सवाल है, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य करता है। मुद्रा को छापने पर किसका कार्य करता है? आरबीआई ही ना काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 50 नंबर सवाल है, सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी जीडीपी से कम होती है, जीडीपी से कम होती है। 51 नंबर सवाल है, स्टॉक किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। किसी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है तो नकदी हासिल करने के लिए इसके पास मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, यह धन उधार ले सकती है या यह कंपनी के शेयर बेचकर निवेशकों से धन जुटा सकती है। ये शेयर स्टॉक या इक्विटी कहलाते हैं। जो शेयर होता है कंपनी का उसे ही स्टॉक कहा जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 2 है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है? तो समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आप जानते हैं? तो इसका अभी हम लोग आंसर देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था एक पूरे रूप में संचालन का विश्लेषण करती है। 3 नंबर सवाल है, मूल्य वृद्धि क्या है? तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। का सामान्य नियम है कि जब वस्तुओं के चाहने वाले अधिक होते हैं तब उनके मूल्य स्वतः वृद्धि हो जाती है। तात्पर्य यह है कि समय वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि दिखाई देती है वह कुछ मात्रा में स्वाभाविक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या कठिनाइयाँ होती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या कठिनाइयाँ होती थी, मतलब कि वस्तु के लेन देन में क्या क्या कठिनाइयाँ पहले होती थी। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो विनिमय की दूसरी कठिनाई सबसे अधिक होती थी कि वस्तु किसी मूल्य का आकलन कैसे किया जाए। पहले जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो वस्तु का मूल्य कैसे मापा जाए उसके लिए बहुत सोचना पड़ता था। इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं था। एक वस्तु बहुत महंगी भी हो सकती थी और उसके बदले में मिलने वाली दूसरी वस्तु बहुत सस्ती भी हो सकती थी, क्योंकि पहले हम लोग जानते हैं कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को ही लिया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली पहले क्या कहते थे, दूसरी वस्तु सस्ती भी हो सकती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के पास वस्तु का संचय करने का सामर्थ्य नहीं होती थी। लोग वस्तु को कितना ज़्यादा एक जगह रख पाते थे, अपने जगह नहीं, तो सामर्थ्य भी नहीं थे। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। भुगतान संतुलन क्या है? इसके विभिन्न खातों के नाम लिखिए। तो भुगतान संतुलन क्या है, इसके विभिन्न खातों के नाम लिखिए। चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। कहा जाए तो भुगतान संतुलन किसी देश और अन्य देशों के बीच हुए वित्तीय लेन देन का हिसाब होता है। भुगतान संतुलन क्या कहलाता है?
किसी देश और अन्य देश के बीच में जो लेन देन, जो निर्यात और आयात होता है, उसके बीच को हिसाब को बतलाता है। यहाँ एक से निर्यात एम आयात, सी आई पूंजी अंतर्वास, सी ओ पूंजी प्रवाह और फोरेक्स का मतलब विदेशी मुद्रा आरक्षित शेष है। यह देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति की तस्वीर देता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। व्यवस्था में आय के वर्तुल चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। वर्तुल चक्रीय प्रवाह में दो क्षेत्रीय मॉडल को व्याख्या करना है। मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? एक क्षेत्रीय मॉडल, दो क्षेत्रीय मॉडल और त्रिक्षेत्रीय मॉडल। तो हम लोग को दो क्षेत्रीय मॉडल को व्याख्या करना है। चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो दो क्षेत्र कौन कौन होते हैं? एक व्यवसायिक फर्म और एक परिवार होता है। आगे देखते हैं। परिवार उत्पादन के क्षेत्र फर्म को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र उत्पादन के साधनों का प्रतिफल देता है। इसका प्रयोग एक बाद अर्थव्यवस्था में होता है। सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं व्यवसायिक फर्में और परिवार फर्में। साधन भुगतान परिवार फर्म क्या करता है? साधन भुगतान करता है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ लेता है। व्यवसायिक फर्म क्या करता है? उपभोग का व्यय करता है। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं? चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। मुद्रा के चार प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो मुद्रा के चार प्रमुख कार्य क्या है? पहला विनिमय का माध्यम है, दूसरा मूल्य का मापक है, तीसरा भावी भुगतान का आधार है, चौथा मूल्य संचय है। मुद्रा निम्नलिखित प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करता है। विनिमय का माध्यम है। मुद्रा की सर्वप्रथम भूमिका यह है कि वह मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय सौदों को दो भागों, क्रय और विक्रय में विभाजित करती है। मुद्रा का यह कार्य आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की कठिनाइयों को दूर करता है। लोग अपनी वस्तु को मुद्रा के बदले में बेचते हैं और उससे प्राप्त राशि को अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय में प्रयोग करते हैं। दूसरा है मूल्य मापक के रूप में भी किया जाता है मुद्रा का प्रयोग। तो मुद्रा मूल्य के मापन के रूप में भी कार्य करती है। विभिन्न वस्तुओं की कीमत को मुद्रा के रूप में दर्शाया जा सकता है। मुद्रा में व्यक्त कीमतों के आधार पर दो वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों की तुलना करना सरल हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के सामान्य मापक के अभाव की समस्या को हल कर देती है। अगला तीसरा और चौथा देखते हैं। अभी भुगतान का आधार भी है। साख की आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रक्त तथा जीवन बन चुका है। करोड़ों सौदे में तत्कालीन भुगतान नहीं किया जाता। देनदार यह वादा करते हैं कि वे भविष्य में किसी तारीख पर भुगतान करेंगे। उन स्थितियों में मुद्रा भावी भुगतानों के आधार के रूप में कार्य करती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मुद्रा को सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। इसका मूल्य स्थिर है, यह टिकाऊ तथा समरूप होती है। मूल्य संचय में भी मुद्रा का प्रयोग होता है। धन को मुद्रा के रूप में आसानी से संचित किया जा सकता है। मुद्रा को मूल्य की हानि के बिना संचित किया जा सकता है। बचत सुरक्षित होती है तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के मध्य एक पुल का कार्य करती है। हालांकि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्ति में भी मूल्य संचय का कार्य कर सकती है, परंतु ये संपत्तियाँ दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं हो सकती और इनकी सार्वभौमिक स्वीकृतता भी नहीं होगी। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, उत्पाद विधि से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसका अथवा में भी सवाल है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन से बराबर 50 प्लस 0.5 वाई है तो स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ रुपए में वृद्धि करने पर संतुलित निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम लोग किसी एक का आंसर देखते हैं। चलिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे जीडीपी कहते हैं, इसके अंतर्गत किसी देश की सीमा के भीतर मतलब बॉर्डर के भीतर 1 वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार या मौद्रिक मूल्य में शामिल किया जाता है। जीडीपी बराबर होता है जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी बराबर जीडीपी बराबर विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आय। जीडीपी के अंतर्गत मजदूरी और वेतन, लगान एवं किराया, ब्याज, लाभ एवं लाभांश, अविरत कंपनी काम, मिश्रित आय इत्यादि को शामिल किया जाता है। चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं।
गुणक क्या है? यह एमपीसी से किस प्रकार संबंधित है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। गुणक क्या है और इसकी एमपीसी से क्या संबंध है, उसको व्याख्या करना है। इसका भी अथवा में सवाल है, तो किसी भी हम लोग को एक का आंसर देखते हैं। तो चलिए 59 को देख लेते हैं आंसर। आय में परिवर्तन से निवेश आय में परिवर्तन का अनुपात गुणक कहा जाता है, कहलाता है। अर्थात गुणक की अवधारणा आय, उत्पादन एवं रोजगार के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रारंभिक निवेश और इसके परिणाम स्वरूप आय से में होने वाली वृद्धि के बीच संबंध को बताता है। अगला देखते हैं। का आय दूसरे व्यक्ति की आय के बराबर होता है। आय का कितना हिस्सा उपभोग के लिए बढ़ाया जाता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कितनी है। यदि एमपीसी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक है तो लोग की आय बढ़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च करेंगे, जिससे निवेश की तुलना में आय में कई गुना वृद्धि होती है। अतः कि जिसको निवेशक गुणक कहते हैं, वह उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बीच सीधा संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध। हम लोग को पूछा था कि निवेश गुणक के सीमांत प्रवृत्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और अगर यदि आप हमारे चैनल एके भारती ट्यूटोरियल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।